हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंटली जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिन्हें यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वही हमारी प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले हम 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फिर टर्न बाय टर्न हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सबसे पहले आप इन 5 क्वेश्चन को देखिए, अपने एंड पे सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आप करेक्टली मार्क कर पाते हैं, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया भी यहां पर लगता रहे। फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपकी अप्रोच यहां पर सही है या गलत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन यहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से रिलेटेड पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो आराम से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, देखिए क्या क्या बातें यहां पर रखी गई हैं, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है उसे यहां पर टिक कीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहां पर बात हो रही है कि यदि कोई कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है पब्लिक को, फ्रीबीज के बारे में जिन्हें हम बात करते हैं सरकार द्वारा, तो यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया था 2018 में कि बताइए इसका क्या यहां पर रहेगा। तो 4 ऑप्शंस उसी से रिलेटेड आपको यहां पर दी गई हैं। थोड़ा सोच समझ के इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जहां पर बात हो रही है इंडियन रुपी डिप्रिसिएशन के बारे में कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा स्टेप रहेगा जो कि सरकार या आरबीआई यहां पर नहीं लेगी। नॉट लिखा गया है यहां पर, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन चारों स्टेप्स को यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कौन सा यहां पर फिजिबल है ताकि उस तरीके से इंडियन रुपी डिप्रिसिएशन को यहां पर रोका जा सके। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई थी, 4 कोड्स उससे रिलेटेड यहां पर प्रोवाइड किए गए थे। थोड़ा सोच समझ के करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर वहीं बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर, 2021 का क्वेश्चन है। बात हो रही है बॉन्ड यील्ड्स के बारे में कि किससे वो इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी। तो 3 ऑप्शंस आपको यहां पर दी गई हैं। देखिए क्या ये तीनों ऑप्शंस जो दी गई हैं, क्या इनका इंपैक्ट रहेगा बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर या नहीं, और उसी के हिसाब से अपनी करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी यहां पर पूछता है, ताकि आपका 2023 का जो अटेम्प्ट है उसकी प्रिपरेशन भी आप उस हिसाब से यहां पर कर सकें। तो आई होप आप सभी ने ही पांचों के पांचों क्वेश्चंस पढ़ते हुए वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को मार्क कर लिया। अगर नहीं किया तो दोबारा से उस क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं और करेक्टली उस आंसर को वहां पर मार्क कर सकते हैं। अब आगे वाली जो प्रोसेस रहेगी इसमें हम देखेंगे क्या यहां पर आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात हो रही थी। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी तो सॉरी माफी चाहूंगा। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी। आइए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं कि जो आपका रेशियो है, इट इज द अमाउंट जो बैंक्स को यहां पर मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स, ताकि किसी प्रकार के अगर लॉसेज उन्हें वहां पर हो रहे हैं बैंक्स को, इफ अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपेयर ड्यूज, तो उसे ऑफसेट कर सके, मतलब उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकें। तो पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल डायरेक्टली यहां पर करेक्टली इस रेशियो को डिफाइन कर दिया गया है। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। बट ये जो रेशियो है ये हर एक बैंक द्वारा इंडिविजुअली डिसाइड नहीं की जाती, ये आरबीआई द्वारा यहां पर डिसाइड की जाती है कि जी हां इस तरीके से इस बैंक को इतनी रेशियो ये मेंटेन करके रखनी है। तो हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बार डिस्कस हुआ है, पहले भी क्वेश्चन इसका यहां पर पूछा जा चुका है, बट स्टिल काफी लोगों के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट्स यहां पर रहते हैं। तो पहली तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो उसी के आधार पर ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगी। अब बात करते हैं कि ये रेशियो है क्या चीज। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा कि बेसिकली यहां पर एक तरीके की रेशियो निकाली जाती है कि बैंक का कैपिटल कितना अवेलेबल है इन रिलेशन टू रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसको हम कैपिटल को अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ डिवाइड कर लेते हैं। आरडब्ल्यूएस की कैलकुलेशन किस तरीके से यहां पर की जाती है, रिस्क वेटेड एसेट्स की। अब बैंक के लिए किस प्रकार के एसेट्स वहां पर रहेंगे, जो बैंक द्वारा लोन्स वहां पर एक्सटेंड किए गए हैं वो बैंक्स के लिए एसेट है। अब उसमें कितना रिस्क है उसकी जब वहां पर एसेट्स की वेटेज वहां पर निकाल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क, फिर उसकी कैलकुलेशन वहां पर की जाएगी, तब हम सीएआर वहां पर निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एसबीआई बैंक है, 3 तरीके के लोन्स इनके द्वारा यहां पर एक्सटेंड किए गए। पहला पर्सनल लोन था, 1 लाख रुपए का यहां पर दे दिया। दूसरा सरकार को दे दिया, वो भी 1 लाख रुपए का यहां पर दे दिया। और तीसरा किसी एक डेवलपर को दे दिया, वो भी यहां पर 1 लाख का दे दिया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल लोन रहेगा तो कहीं ना कहीं 50% का रिस्क वेटेड, एक सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं, यहां पर आरबीआई द्वारा पूरा सेट किया जाता है किस प्रकार के लोन के लिए कितना यहां पर रिस्क असेसमेंट रहेगी। 50% मान लेते हैं कि जी हां चांसेस है कि वो वापस भी कर सकते हैं, बट 50% चांसेस है कि शायद वो वापस ना कर पाए। सरकार के केस में 0%
50% रहेगी कि चलो सरकार तो वापस कर ही देगी किसी ना किसी तरीके से। डेवलपर के केस में हम मान लेते हैं 100% है कि पूरा रिस्क है वापस आएगा पैसा या नहीं आएगा। तो अब देखिए इस पूरे एक लाख के जो लोन यहां पर इशू किए गए, 3 लाख का टोटल लोन जो इशू किया गया, उसमें से पहले केस में 50 के आपका यहां पर रिस्क वेटेड एसेट निकल गया 50% ऑफ द 1 लाख। सेकंड केस में आपकी 0 रुपीज यहां पर रहे, किसी प्रकार का रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। और थर्ड केस में यहां पर आपका टोटल का टोटल 1 लाख रह गया। तो 3 लाख का जब एसेट वहां पर जनरेट किया गया बैंक द्वारा, उसमें जो रिस्क वेटेड एसेट्स थे वो आपके 1.5 लाख रुपीज के थे। तो इस तरीके से आरडब्ल्यूएस की कैलकुलेशन वहां पर की जाती है। कैपिटल के बारे में बात करें तो 2 तरीके के यहां पर रहते हैं, टियर 1 कैपिटल एज वेल एज टियर 2 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल वहां पर तब बेसिकली एक तरीके से हम काम कर सकते हैं कि बैंक के उस तरीके कैपिटल है कि यदि इसमें से हम पैसा निकालते भी हैं तो बैंक के ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट यदि हमारा टियर 1 कैपिटल वहां पर एग्जॉस्ट हो गया, फिर हम टियर 2 कैपिटल के ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब बैंक के जो ऑपरेशंस है उसमें जरूर यहां पर असर पड़ेगा ही। और ये जो हमारे बेसल 3 नॉर्म्स हैं उनके द्वारा बात रखी गई थी कि 8% तक का आपको CAR यहां पर मेंटेन करना है। बट RBI ने यहां पर क्या कहा कि 9% यहां पर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक जो है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन्हें यहां पर मेंटेन करना है, और जो बाकी के बैंक्स हैं उन्हें यहां पर 12% का इस प्रकार से अपना जो आपके इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें यहां पर 9% का CAR मेंटेन करना है, और इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को यहां पर 12% का CAR मेंटेन करना है। ठीक है जी। तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाता है। इस तरीके से भी स्टेटमेंट यहां पर प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से CAR की कैलकुलेशन की जाती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिस्क वेटेड एसेट्स यहां पर क्या रहते हैं। ठीक है जी। आई होप करेक्टली मार्क किया हो आप सभी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि जब आपकी कोई भी कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को प्रोवाइड की जा रही है, अर्थात फ्रीबीज, तो उस दौरान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर क्या रहेगी। 4 ऑप्शन दी गई थी कि 0 हो जाएगी, ये इग्नोर हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, या फिर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगी सरकार को। तो 4 ऑप्शन यहां पर आपको दी गई थी, उसके आधार पर आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो हालांकि उसको समझते हैं, बट पहले करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कर लेते हैं कि यहां पर यूपीएससी के हिसाब से टैक्स पेइंग जो पब्लिक रहेगी उस पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। अब थोड़ा समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी यहां पर दिखाया गया है कि आपके पास 100 रुपए हैं एक तरीके के। ठीक है जी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसके शूज खरीद लीजिए या किस तरीके से इन्वेस्ट कर लीजिए जहां पर आपको 5% की रिटर्न वहां पर मिलेगी। तो 5% की जब यहां पर रिटर्न मिलेगी 100 रुपए के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके 5 रुपए यहां पर बन जाएंगे। बट जब आपने शूज खरीद लिए वहां पर, तो आपने तो कोई पैसा वहां पर कमाया नहीं। ठीक है जी। कोई ऐसा तो नहीं आपको शूज वहां पर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यहां पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी वो 5 रुपए बन जाएगी। अर्थात एक तरीके का ये जो कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये क्या कहता है, इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल बेनिफिट्स जो कि एक इंडिविजुअल या इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेस मिस आउट कर जाता है जब वो किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर चूज करते हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं कि कहीं पे अगर मान लीजिए 100 रुपए वहां पर आपके पास थे, ठीक है जी, एक जगह आपको 10% की इंटरेस्ट मिल रही है, एक जगह आपको 5% की इंटरेस्ट मिल रही है। 5% वाले में आपने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको 105 रुपए यहाँ पर जनरेट होकर मिल गए। 10% में आपने किया तो आपको 110 रुपए यहाँ पर जनरेट होकर मिल गए। तो अभी भी जो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको 5 रुपए का डिफरेंस दोबारा जनरेट हो गया, तो ये भी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर रह जाएगी कि ये आप मिस आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज सामने आती है कि जितनी भी टैक्स पेइंग पब्लिक है वो अपना टैक्सेस सरकार को पे कर रही है। सरकार उस टैक्स को यूज करते हुए, उस रेवेन्यू को यूज करते हुए नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स वहां पर इशू कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ताकि एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम यहां पर जो बात करते हैं वो हो सके। तो यहां जब आपके इस तरीके से फ्रीबीज इशू किए गए हैं, तो यहां पर क्या बात रखी जा रही है कि हालांकि जो कंज्यूमर है उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल रहा है, सरकार द्वारा यहां पर इन्वेस्टमेंट की गई है, सरकार द्वारा यहां पर इस तरीके से पैसा खर्च किया गया, बट वो जो पैसा वो कहां से आया, वो टैक्स पेइंग पब्लिक से वहां पर पैसा आया। तो एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो सरकार को यहां पर ट्रांसफर होगी। तो कुछ सोर्सेज या जो आपकी कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं वो यहां पर क्या कहती हैं कि जी हां, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रहेगी वो सरकार को ट्रांसफर हो जाएगी, अर्थात सरकार इस पैसे को कहीं और यूज कर लेती है, शायद कुछ और यहां पर पैसा जनरेट कर सकती थी। बट कुछ सोर्सेज यहां पर क्या कहते हैं कि यहां जो इवेंचुअली जिसके द्वारा वो पेमेंट वहां पर की जा रही है, इन दी एंड जो टैक्स पेयर है वो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोर करेंगे। तो ये बेसिक सा कंफ्यूजन था जो कि इस क्वेश्चन में यहां पर रखा गया था। 2018 का क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है जी, उस दौरान यहां पर रखा गया था। तो उस दौरान बहुत सारा टसल चला कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा,
सॉरी यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन डी रहेगी या फिर सी रहेगी, बट यूपीएससी की जब आंसर की आई तो वहां पर उन्होंने करेक्ट आंसर सी ऑप्शन को यहाँ पर मार्क किया है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होना पता जरूरी है, ठीक है जी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही आपसे पूछा जाए, नॉर्मली कॉन्सेप्ट के फॉर्म में भी पूछा सकता है कि बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पर मतलब क्या रहता है। कि बेसिकली दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि जब किसी प्रकार के जो बेनिफिट्स वहां पर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेस जनरेट कर सकता था बट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कोई और अप्रोच वहां पर फॉलो की, तो उसे हम कहते हैं कि जी हाँ, उतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वहां पर खो चुके हैं कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन्हें यहां पर बियर करनी पड़ेगी। इतना पैसा वो और कहीं से जनरेट कर सकते थे और कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताने का मेरा यहां पर ऑब्जेक्टिव था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करंट सिनेरियो के साथ भी आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। 2019 में भी एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा मेजर है जो कि सरकार या आरबीआई नहीं लेगा अगर वो चाहते हैं रूपी डेप्रिसिएशन यहां पर रुकना, टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रूपी। अब इंडियन रूपी की डेप्रिसिएशन क्यों होगी, मतलब उसकी वैल्यू जो है वहां पर क्यों बढ़ती जाएगी उस तरीके से एज कंपेयर टू डॉलर, ठीक है जी। अगर हम बात करें जो 80 का जो एक मार्क था वो यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं, अगर और से ज़्यादा बढ़ती जाए तो क्या मतलब उसका यहाँ पर हो रहा है, कौन से मेजर्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं, या अगर हम उसको समझने की कोशिश करें कि रुपी डेप्रिसिएशन में क्या होगा कि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो और ज़्यादा यहाँ पर कम होती जा रही है। तो पहली जो ऑप्शन यहाँ पर रखी गई है कि कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ द नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसको हम कम से कम कर सकें, कि जो हमें पेमेंट डॉलर्स में करनी है उसको हम कम से कम कर सकें, रुपी के माध्यम से जो हमारा या जो हमारे डॉलर गेन करने की जो हमारी प्रोसेस है बाय द मींस ऑफ एक्सपोर्ट्स उसको हम बढ़ा सकें। तो डेफिनेटली ये स्टेप तो यहां पर लिया ही जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर क्या रखी गई है कि एनकरेज करें इंडियन बोरोवर्स को टू इशू रुपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। तो डेफिनेटली रुपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स रहेंगे तो जो भी पेमेंट की जाएगी रुपी में की जाएगी, डॉलर की डिमांड को हम यहां पर कंट्रोल कर पाएंगे, तो डेफिनेटली ये स्टेप भी यहां पर लिया जाएगा। थर्ड यहां पर बात रखी गई है ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। तो ये भी बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि अगर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हम थोड़ा रिलैक्स कर देंगे तो हम और ज्यादा यहां पर इनफ्लो कर पाएंगे डॉलर का, जिसके चलते हम रुपये की जो वैल्यू यहां पर डिप्रिशिएट हो रही है उसको मेंटेन कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीज पता हो कि पूरा खेल सप्लाई डिमांड का ही है। जैसे ही आपकी डॉलर की डिमांड यहां पर बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली उसके चलते उसका जो प्राइस है वो भी यहां पर बढ़ता जाएगा। अगर सप्लाई भी उस तरीके से बढ़ती गई, वो कैसे बढ़ सकती है कि अगर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स की टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा ईजी कर दें और इनफ्लो यहां पर होगा डॉलर्स का, तब हम थोड़ा बहुत प्राइस मेंटेन यहां पर कर सकते हैं। फोर्थ जो यहां पर बात हो रही है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी है, तो ये एक ऐसा स्टेप है जो कि यहां पर नहीं लिया जाएगा। हमारी कोशिश यहां पर यही रहेगी कि जी हां हम उस तरीके से अपनी जो, अब डेफिनेटली जब इस तरीके से अगर आपकी रुपी डेप्रिसिएशन हो रही है उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा यहां पर खर्चा ही बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है जी। इन्फ्लेशन, एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के यहां पर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो उस दौरान हम थोड़ी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेंगे, ना कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहां पर जो आपकी करेक्ट आंसर रहेगी वो रहेगा डी ऑप्शन, ठीक है जी, कि ये इस तरीके की पॉलिसी हम यहां पर नहीं फॉलो करेंगे। तो वही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाई गई है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स बाय एक्सपेंडिंग द मनी सप्लाई फास्टर देन द यूजुअल। किस तरीके से, या तो आप अपना वहां पर मनी सप्लाई जो आपकी वहां पर हो रही है, यहां पर कौन करेगा, हमारे केस में आरबीआई करेगा, तो जी हां उनके द्वारा वहां पर बढ़ा दी गई है, या फिर आप जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स है वो यहां पर बहुत ज्यादा कम कर दीजिए। तो उसके द्वारा हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी एक्सपैंड करे, ठीक है जी। तो इसलिए इसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का नाम देते हैं। अब ये आपकी इनेक्ट करती है सेंट्रल बैंक द्वारा एंड कम्स अबाउट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओएमओज वहां पर कंडक्ट किए जाते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वहां पर ऑल्टर की जा सकती हैं एंड सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर काम होता है। अब हायर इंटरेस्ट रेट्स यहां पर अगर हम सेट करते हैं, अब इस केस में क्या है कि हम चाहते हैं शॉर्ट टर्म जो आपके जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हम कम करते जाएं, बट अगर हम कम करते जाएंगे तो उस तरीके से जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उतना ज्यादा रुचि नहीं लेंगे हमारी इकोनॉमी में यहां पर इन्वेस्ट करना। उन्हें तब कब इस तरीके की फायदेमंद कब रहेगी उनके लिए, जब यहां पर वो अच्छे इंटरेस्ट रेट्स कमा रहे हो। जैसे कि हम करंट केस में ही बात करें, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा यहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से हमने कैपिटल फ्लाइट यहां पर विटनेस किया है कि बहुत सारे जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा यहां से निकालते हुए यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करना वहां पर शुरू कर दिया, वहां के सरकारी बॉन्ड्स लेना शुरू कर दिया है। तो यदि हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट रेट यहां पर कम करते हैं, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस तरीके की नहीं ला पाएंगे और जिसकी वजह से डॉलर्स की डिमांड और ज्यादा यहां पर बढ़ती जाएगी और रुपये की वैल्यू और ज्यादा यहां पर डिप्रिशिएट होती जाएगी। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना जरूरी है, जिससे रिलेटेड पहले भी 2019 में यहां पर क्वेश्चन
पूछा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन में, जहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात हो रही है। आप देखिएगा आज जितने भी हमने यहां पर क्वेश्चन डिस्कस किए सारे आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बात हो रही है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टर्म की ऑफ अ फर्म इन इंडिया। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। अब बेसिकली ये जो टर्म है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर के नाम से यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली क्या बताती है कि यदि आपके द्वारा कोई लोन लिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको वहां पर इंटरेस्ट तो पेमेंट वहां पर करनी पड़ेगी। तो यदि कोई भी फर्म किसी भी प्रकार का लोन वहां पर लेती है उससे रिलेटेड उन्हें वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी है। बट फर्म वहां पर कैसे कमाएगी, वहां पर जब अपने प्रॉफिट्स बुक करेगी, ठीक है जी, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसे बेचेगी, अपनी डिमांड बढ़ाएगी प्रोडक्ट की, नंबर ऑफ एफर्ट्स वहां पर रखेगी जिसके चलते प्रॉफिट्स वहां पर लगा सके। तो उन प्रॉफिट से क्या ये इस इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से यहां पर पता लगती है, ठीक है जी। और उसकी कैलकुलेशन भी उसी प्रकार से यहां पर की जाती है कि जो आपके प्रॉफिट्स वहां पर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो यहां पर रहते हैं, EBIT हम जिसे कहते हैं, अपॉन जितना आप टोटल इंटरेस्ट वहां पर पे कर रहे हैं अपने लोन के ऊपर, जब आप उसकी कैलकुलेशन यहां पर करेंगे तब हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहां पर निकल जाएगी, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अब हर एक बैंक क्या करेगा, उस तरीके से फर्म की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसे कैलकुलेट करेगा, देखेगा क्या ये सक्षम है उस तरीके से अपने इंटरेस्ट की पेमेंट करने में। कैसे पता लगेगा, जब उनके प्रॉफिट्स हो वहां पर देखेंगे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेकंड यहां पर बात रखते हैं कि इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, कि प्रेजेंट रिस्क तो हमें पता लगेगा ही, इमर्जिंग रिस्क के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि जी हाँ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इनके लोन है क्या उसकी पेमेंट कर पा रहे हैं, या अगर ज्यादा यहाँ पर इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो जी हाँ मतलब ये और लोन यहाँ पर ले सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं और उस प्रकार से इंटरेस्ट पेमेंट्स भी वहां पर कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड में जो बात हो रही है कि हायर द बोरोइंग्स फर्म लेवल्स ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स्ट इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो आपका आईसीआर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही बेहतर मानी जाती है, कि मतलब उतना ही ज्यादा इनके द्वारा प्रॉफिट्स यहां पर अर्न किए जा रहे हैं और उतने ही अच्छे तरीके से अपने इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी यहां पर कर पाएंगे। तो उसी के आधार पर आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके आधार पर ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको यहां पर समझाएगी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि यूज की जाती है कि किस हिसाब से या कितना इजिली कोई कंपनी अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट, ठीक है जी। अब उसकी कैलकुलेशन के लिए हम EBIT को वहां पर डिवाइड करते हैं, टोटल जितना भी उनके द्वारा इंटरेस्ट एक्सपेंस वहां पर किया जा रहा है। एग्जांपल के लिए इस बैलेंस शीट को आप यहां पर दे सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू यहां पर कितना हुआ उनका, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी वहां पर कितनी उनकी कॉस्टिंग हुई, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ गया। फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस कौन कौन से, सैलरीज दिया, रेंट दिया, यूटिलिटीज दी, डेप्रिसिएशन को मद्देनजर रखा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां पर आ गया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है जी। तो उसकी कैलकुलेशन हमारे पास यहां पर आ गई। उसका देखेंगे हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आ गई। उसी के हिसाब से आईसीआर की वैल्यू निकाली जाएगी जब हम इन दो टर्म्स को या इन दो वैल्यूज को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जो कि आपका 2.86 है। तो जितनी ज्यादा अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की यहाँ पर वैल्यू रहेगी उतना ही बेहतर माना जाएगा कि उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने इस डेट को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, इस डेट की पेमेंट को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पता होना जरूरी है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपसे यूपीएससी टाइम एंड अगेन पूछता भी रहता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर। 2021 का क्वेश्चन है, बात हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स के बारे में, किससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो पहली बात, जो बॉन्ड यील्ड्स रहते हैं, तो सिंपल सी बात अगर हम समझने की कोशिश करें बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट में कि इनके प्राइस और यील्ड के बीच में क्या वहां पर रिलेशनशिप है, तो इनवर्स रिलेशनशिप माना जाता है। जब जब इसका प्राइस बढ़ता जाएगा तब तब इसकी यील्ड यहां पर कम होती जाएगी, ठीक है जी, या वाइस वर्सा, जब जब यील्ड यहां पर बढ़ती जाएगी तब तब प्राइस आपका यहां पर कम भी हो सकता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यदि हम बात करें कि एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जो आपका फेडरल रिजर्व है, उनके एक्शन से असर पड़ेगा। जी हाँ, अगर उनके द्वारा वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो डेफिनेटली यहां से लोग जाएंगे और पैसा अपना वहां लगाना शुरू कर देंगे। उसका इंपैक्ट हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर भी यहां पर पड़ेगा कि यहां के लोग कोई खरीदेंगे नहीं। अब जब यहां के लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है जी, सप्लाई अच्छे तरीके से मेंटेन हो रही है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं हो रही, डिमांड बिल्कुल खत्म होती जा रही है, तो उस दौरान प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, प्राइस यहां पर ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यील्ड्स की वैल्यू यहां पर बढ़ती जाएंगी, ठीक है जी। सेकंड यहां पर बात हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शंस, जी हां, इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, LF जो हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है, उसके द्वारा नंबर ऑफ स्टेप्स यहां पर लिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे किए जाते हैं, जिसका इंपैक्ट आपके यील्ड के ऊपर भी यहां पर पड़ता है। फिर उसके बाद थर्ड में बात हो रही है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। बिल्कुल, यदि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लोगों
उनके पास डिस्पोजेबल जो इनकम है वो बिल्कुल ही उनकी वहां पर बढ़ती जाए, ठीक है जी, सेविंग्स वहां पर हो नहीं पा रही है, तो कैसे वो बॉन्ड्स वहां पर इन्वेस्ट करेंगे? उनके द्वारा जब सप्लाई सरकार द्वारा तो उतनी रखी जा रही है, हाँ जी, उनके द्वारा बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, बट डिमांड उस तरीके की नहीं आ रही, प्राइस यहां पर गिर जाएगा तो यील्ड दोबारा से यहां पर बढ़ जाएंगी। तो तीनों के जो फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और इनका इंपैक्ट बिल्कुल डेफिनेटली हमारे सरकारी यील्ड्स पर यहां पर तो पड़ेगा ही, और उसी के हिसाब से हमारी यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और वही चीज आपको यहां पर स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन में भी समझाई गई है कि बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न जो कि इन्वेस्टर को वहां पर मिलता है किसी बॉन्ड के ऊपर और ऑन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेसिकली जो प्राइस रहता है उसके ऊपर आपका डिपेंड रहता है किस हिसाब से आपकी बॉन्ड यील्ड वहां पर मूव करती है, जो कि इंटर्न उसकी डिमांड किस प्रकार से है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि हमने समझा भी कि प्राइस आपका इन्वर्सली रिलेशन रखता है यील्ड के साथ, और डिमांड और सप्लाई का खेल यहां पर रहेगा। जैसे जैसे डिमांड अगर आपकी बढ़ती जाएगी पर्टिकुलर बॉन्ड्स की, तो वैसे वैसे उसकी यील्ड भी यहां पर कम होती जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि इंटर्न आपका जो प्राइस है वो भी यहां पर बढ़ रहा है। तो वही चीज अब आपको यहां पर भी समझाई गई है और उसी हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना भी यहां पर आना बहुत जरूरी है। तो आई होप सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो किस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन जो आज यहां पर डिस्कस किए हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि इन 5 क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हुए देखते हुए कि ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। 2022 का पेपर भी देखिएगा, उससे भी आपको काफी आइडिया रहेगा, काफी कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। तो काफी जो अप्रोच है यूपीएससी की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के ऊपर बढ़ती जा रही है, फैक्ट्स थोड़े कम से कम होते जा रहे हैं, कई बार थोड़े रैंडम फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, बट वो क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर आप दिन के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से किया हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।